कौन सा चालू हो गया? 27 9 5 6 7 ही तो हुआ। ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी कब स्टार्ट होती है? जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाती है, हाँ या ना? हमने ये तो बोला, बार बार हम ये तो बोलते हैं। कंप्लेंट हुई, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, इन्वेस्टिगेशन चला, इन्वेस्टिगेशन के बाद में यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट, जिसको चार्जशीट कहते हैं, वो लग गया। कुछ पीरियड पे यहाँ इंक्वायरी चली, इंक्वायरी के बाद में चार्ज फ्रेम हो गए, फिर ट्रायल चला, फिर जजमेंट आ गया, और इसके बाद में फाइनल जजमेंट आ जाता है। यही है ना स्टेज की सारे केस के? हाँ जी, यही है। आगे बढ़ो सर। जी सर। पूछने में टाइम बर्बाद मत करो जी, बस यही है सर, जो आप कह रहे हो सही है सब। तो अभी हमने सर, क्या है, तो ये चैप्टर जो हमारा इस स्टेज पर है कि भाई चार्जशीट फाइल हो गई है और फाइनल जजमेंट तक का जो ये चल रहा है ना, ये वाला है। तो इंक्वायरी और ट्रायल के बीच है, तो इंक्वायरी ये रही और ट्रायल हमारा ये रहा, इसके बीच की कहानी है। इसको ध्यान रखना। कभी मैं इसमें ना लीगल वो नहीं जोड़ रहा, क्या नाम है, टर्मिनोलॉजी ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आपके। एक होता है डबल जियो पार्टी, पता है आपको इसके बारे में? नो सर। पार्टी ऐसे ही 4 मैगजीन्स होती हैं, लैटिन मैगजीन होती हैं, उन चारों जी मैगजीन का इसमें यूज होता है। ठीक है जी, इन चारों मैगजीन्स का इसमें यूज किया होता है। ठीक है, जी तो अब मैं वो वाली जो आपको जो एक्स्ट्रा की इधर उधर की जो कहानी थी ना, वो मैं नहीं कर रहा। कभी इस बुक का दोबारा आएगा या कोई चैप्टर, कभी इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे, या कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या AIB की दोबारा तैयारी करेंगे, कभी आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो उस टाइम पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हमारा टारगेट चल रहा बुक को खत्म करने का, तो मैं जो बुक से रिलेटेड कहानी है वो आपको, कन्विक्टेड और इक्विटल नॉट बी ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। इसकी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको समझा देता हूँ। क्या है वो स्टोरी? देखो, सपोज करो एक एक्स व्यक्ति है, इसके अगेंस्ट में FIR हुई 103, 107, 402, 400 तो सेक्शन ही नहीं है इसमें, 358 ही है ना टोटल सेक्शन तो IPC में, है ना? समथिंग जो भी है ना, ऐसे बहुत सारे सेक्शन उसके ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, चलो महिला को तो उसमें क्या नाम, किडनैपिंग का भी लगा दो, उसमें 60 वगैरह जो भी है, छेड़छाड़ का भी लगा दो, जो है ऐसे करके बहुत सारे हमने उसमें सेक्शन लगा दिए। अब क्या है कि इनका एक ट्रायल चल रहा है। क्या चल रहा है? इसका ट्रायल चला, और ट्रायल चलने के बाद में उसको या तो 2 ही कंडीशन है, या तो कन्विक्टेड हो गया हो या इक्विटल हो गया हो, यही है ना? इन जी दो सर। कंडीशंस होंगी व्यक्ति को, या तो उसको दोष सिद्ध कर दिया गया, निर्दोष कर दिया, दोष मुक्त या दोष सिद्ध कर दिया गया उसको। तो ऐसी दोनों कंडीशंस में क्या उस पर दोबारा से सेम सेक्शन में सेम ऑफेंस के लिए क्या दोबारा से उसका ट्रायल चलाया जा सकता है? नो सर। है जी?
अगर सर उसमें कन्विक्टेड है तो चलेगा ना, सेम थोड़ी चलेगा फिर उसके बाद। नहीं, कन्विक्टेड हो गया या इक्विटल हो गया, ऑफेंस में चल रहा है। एक्विटल हो गया तो फिर कहाँ चलेगा, उसके पास नहीं चलेगा फिर उस पे। और मान लो कन्विक्टेड हो गया, तो सर वो तो चल ही रहा है फिर, सेम नहीं अरे चलेगा ना, दोबारा दोबारा नहीं चलेगा उस पे। हाँ ये है, यदि कन्विक्टेड हो गया जी तो भी दोबारा उन्हीं सेम ऑफेंस का दोबारा ट्रायल नहीं चलेगा, जी या एक्विटल हो गया तब भी उसको दोबारा सेम ऑफेंस का सेम चार्ज पर दोबारा उसका ट्रायल नहीं चलेगा। जी सर। ये जो एक्सेस, ये जो हमारे पास है इस चीज को कह रहा है। बट कब कब चलेगा और कब कब नहीं चलेगा, नॉर्मली तो वो है ना डबल जियो पार्टी, डबल जियो पार्टी यही कहता है कि भाई किसी एक व्यक्ति पर उस पर एक सेम ऑफेंस का सेम चार्ज जब वो लगा देते हैं, सेम ऑफेंस होता है, सेम पर्सन होता है, तो उस पर हम दो एक ही चीज के लिए दो ट्रायल नहीं कर सकते हम, ठीक है, चाहे वो उसमें क्या हो जाए, कन्विक्टेड हो जाए या इक्विटल हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। बट हम उसके सेम ऑफेंस का दोबारा ट्रायल उसका नहीं चलाएंगे, ठीक है, ये है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि उनमें हम चला भी सकते हैं, बट जनरल, एक वर्ड मैंने यूज करा जनरल, जनरल जो लॉ का जो फॉर्मेट है उसमें हम नहीं करेंगे, वो जो चलाएंगे कोई स्पेशल कंडीशन होंगी उसमें चलाएंगे। मैं जो आपको बताना चाह रहा था, मेरी छोटी सी बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। ठीक है, अब देखो आगे। अब ये कहता है 338 का सबसेक्शन 1, ठीक है, ए पर्सन हु हैज वंस बीन ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट, एक वर्ड दिया है कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट भी मैं आपको बताऊंगा या आपको पता होना चाहिए। कॉम्पिटेंट कोर्ट दो तरीका से क्रिमिनल में देखा जाता है, कैसे? एक, जैसे कि मान लो CJM साहब है, इनके नीचे JM फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये तो हो गए CJM साहब के नीचे। इसके ऊपर होता है सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जो हम लॉ की भाषा में लिखते हैं, और इसके नीचे होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, है ना, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन कहते हैं हम इसको, इसके नीचे काम करते हैं। तो दो जूरिडिक्शन बन गई हमारे पास, कि जैसे सेक्शन है, अब मैंने बोला था 103 BNS, तो अब इसका ट्रायल कौन से कॉम्पिटेंट कोर्ट में, इसका कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन है? 103 और BNS किस कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा? सर सेशन कोर्ट में। बिल्कुल सही बात। तो इसका कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या है? सेशन कोर्ट, ठीक है जी। तो एक तो जूरिडिक्शन ये हो गई। अब सेशन कोर्ट जो है, मान लो ऑफेंस हुआ था गाजियाबाद में, और गाजियाबाद सर कुछ का, सेक्शन आगे पीछे है क्या बुक से? हेलो। क्यों? हाँ हाँ जी सर, सेक्शन आगे पीछे है, इसमें देखा 237 स्टार्टिंग में, ठीक है, चैप्टर 26। अरे चैप्टर 26 ही है मेरे भाई, हाँ जी। 338 सेक्शन पढ़ रहे हैं, हमने कल 337 तक पढ़ लिया था। ये रहा ना 36, अच्छा 37 कहाँ गया यार इसका? हाँ जी सर, और 37 पता है सर, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा। कितने वो दे रखे हैं सर सेक्शन? 6 तो वो ये दे रखे हैं ऑप्शन, फिर चेक हाँ, है ये गए, ये मतलब ABCD वगैरह। अरे सुन, गलत प्रिंटिंग है, ये 37 है, सॉरी, ये 37 है, 337 है, ये इसे काट, ठीक है, ये है।
38 तो ये रहा ना, ये रहा, ये 338 तो ये रहा। हाँ जी। ठीक है, ये 337 है, सॉरी। चलो मैं ना कल जब क्लास चालू करूँगा मैं इसका दूसरा वाला डाउनलोड कर लूँगा, नया वाला PDF। आलस की वजह से नहीं हो। क्या कह रहा था मैं? सॉरी हाँ, सर, बीच में डिस्ट्रैक्ट। तो कॉम्पिटेंट कोड क्या हो गया? कोर्ट ऑफ सेशन। बाय मिस्टेक, चलो अभी कॉम्पिटेंट कोड तक रहने, तो इसका कॉम्पिटेंट कोड हो गया 103 जो सेक्शन है BNS का, उसका कॉम्पिटेंट कोड क्या हो गया? कोर्ट ऑफ सेशन में उसका ट्रायल चलेगा, क्योंकि इसमें सजा या तो डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, मतलब मोर देन 10 ईयर होती है, तो वो सेशन में चलता है। जी। ठीक। दूसरा जुरिडिक्शन इसका हो जाता है कि जैसे गाजियाबाद कोर्ट है, ये वाला गाजियाबाद, तो यदि गाजियाबाद में कोर्ट ऑफ सेशन एक ही है तो फिर तो पूरे गाजियाबाद का वही है। या जी। बहुत बड़ा गाजियाबाद है तो क्या करा भाई, 20 थाने का कोर्ट ये बना दिया कोर्ट ऑफ सेशन 1, और दूसरे का कोर्ट ऑफ सेशन 2 बना दिया। अब इस थाने का कोर्ट ऑफ सेशन 1 है, तो उसका जो कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सा हो गया? 1 हो गया। इसका ट्रायल 2 में नहीं चल सकता था, तो ये भी एक जुरिडिक्शन होता है, तो ये भी कॉम्पिटेंट कोर्ट की भाषा में आता है। बाय मिस्टेक कोई ऐसा सेक्शन है जिस सेक्शन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी, ठीक है जी, बाय मिस्टेक क्या था, किसी सेक्शन में कंफ्यूजन थी, जज साहब ने भी ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब ट्रायल चलने से पहले सेक्शन कोई सा भी हो, मर्डर का है, स्पेशल कोर्ट को छोड़कर, जैसे पोक्सो, तो उसमें टोटल बेल वगैरह ये वो अरेस्टिंग 24 घंटे के अंदर पेश करना, वो उसी में स्पेशल कोर्ट में होगा। SC/ST एक्ट का जो होता है उसके लिए भी एक स्पेशल कोर्ट होता है, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशल कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। उसका जो सेक्शन मान लो 67 था, महिलाओं से रिलेटेड कोई ऑफेंस है, ये एग्जैक्टली ऑफेंस मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है, BNS में। और जी। इसका जो ट्रायल था स्पेशल कोर्ट में चलना था या कोर्ट ऑफ सेशन में चलना था, लेकिन क्या हुआ, CJM साहब ने इसकी फाइल आई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इसको वहीं पर बेल सुन ली, ये कर लिया वो कर लिया, इसका ट्रायल भी वहीं चालू कर दिया, ट्रायल भी चल गया और जजमेंट भी दे दिया। तो क्या उस ट्रायल के लिए जजमेंट जो इसने दिया है CJM साहब ने, क्या वो कॉम्पिटेंट कोर्ट था उसके लिए, उस सेक्शन के लिए? हाँ या ना? भाई उस सेक्शन का ट्रायल चलना नहीं था कोर्ट सर। ऑफ सेशन में, लेकिन चल गया हाँ यहाँ। जी। तो क्या अब इस केस का, इस ऑफेंस का जो यहाँ जजमेंट हो गया, एक्विटल या क्या नाम कन्विक्शन हो गया, इसका दोबारा ट्रायल चलेगा या नहीं चलेगा? सर ट्रायल तो नहीं चलना चाहिए, पर जजमेंट के लिए दूसरी जगह भेज देना चाहिए ना, क्योंकि ये कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं था। दोबारा ट्रायल चलेगा फिर सर इसका? सब दोबारा चलेगा, क्योंकि ये क्या नहीं था, कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं था, इसीलिए इन्होंने पहली ही लाइन में लिख दिया था साफ साफ। देखो सर थोड़ा सरल भाषा में बताइयो जो ताकि दिमाग में आ जाए। चलो, ए पर्सन हु हैज वंस बीन ट्राइड by a court of competent jurisdiction for an offense, convicted or acquittal,
of the such offense shall 100% है, while such conviction and acquittal remains in force, not be liable to be tried again for the same offense. यदि उसका जो ट्रायल है कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जूरिडिक्शन में उसका ट्रायल चला है और उसको या तो कन्विक्टेड हो गया है वो या इक्विटल हो गया है, तो सेम ऑफेंस के लिए हाँ अब चढ़ा होने पीछे देखना लिखा ना अगेन फॉर द सेम ऑफेंस के लिए दोबारा ट्रायल उसका नहीं चल सकता है, क्या जी ठीक है। क्या हो गया नॉर ऑन द सेम फैक्ट हाँ? for any other offense for which a different charge from the ones made against him might have been made under subsection 1 of ये 244 जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं है ना, for which he might have been convicted under the subsection of 2 of इसके subsection 1 और 2। यदि उस व्यक्ति को कन्विक्शन हो गया है तब भी और कन्विक्शन नहीं हुआ है तब भी उस पर दोबारा चार्ज नहीं लगे। हाँ इसी में दोबारा वो उसका ट्रायल नहीं चलेगा। हाँ अब क्या है इसका जो ये सेकंड पार्ट है ना, माइट बी रिमेन होगा एक शब्द इसमें, हाँ सेम फैक्ट एनी अदर रिमेन्स फॉर द इन फोर्स। इसका मतलब क्या है वो बता देता हूँ मैं, रिमेन्स वाला। सपोज करो एक व्यक्ति था एक्स वाई, एक्स ने वाई को पेल दिया, चाकू छुरी सब से, डंडा लोहे की राड से काटा पीटा ढंग से कोमा में पहुंचा दिया। वाई बेचारा हॉस्पिटलाइज हो गया, बोलते नहीं कि रिकॉर्डिंग होता है हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ठीक है जी। अब जो वाई 4 महीने तक 4 से 5 महीने तक ये हॉस्पिटल में एडमिट रहा और एक्स तो एक्यूज हो गया, एक्स के अगेंस्ट में अब इसको जो अधमरा करा तो मान लो अधमरे का क्या था 107 जो भी सेक्शन है इसका, पहले तो 307 था, मतलब इस पे ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा दिया। और चार्ज लगाते लगाते वो चार्ज जो उस पर फाइनल कर दिया 4 महीने जज साहब ने ट्रायल चला के फर्स्ट क्लास डे टू डे ट्रायल चलाया और क्या हुआ उसका जजमेंट दे दिया कि भाई इसने अटेम्प्ट टू मर्डर ये सब प्रूफ हो गया, जजमेंट आ गया। जैसे ही कोर्ट का जजमेंट आया भाई साहब इधर कोर्ट में जजमेंट आया या जज साहब को जब कोर्ट को पता लगी उससे पहले वो जजमेंट दे चुके थे, मरा पहले या बाद में ये एक अलग बात है, बट जो कोर्ट में पता उस टाइम तक वो जजमेंट दे चुका था, कोर्ट जजमेंट दे चुका था ग्रीवियस हर्ट अटेम्प्ट टू मर्डर वाला। अब हॉस्पिटल में उसकी होगी डेथ, मर गया भाई वो। तो क्या हुआ ये क्या अब डेथ का 103 का दोबारा से उस पर ट्रायल चलेगा या नहीं चलेगा? बताओ भाई उस पर क्या था, ये एग्जाम में तो दोबारा कैसे? सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। पर जिस चीज के लिए दे दिया गया है वो उसके लिए दोबारा कैसे दिया गया? हाँ जी सर एक बार तो उसको दे दिया गया है ना पनिशमेंट दे दिया, सब चीज हो गया, लेकिन उसमें क्या था हॉस्पिटल में एडमिट था वो, ग्रीवियस हर्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का उस पर चार्ज चला, ठीक है, उसमें उसको कन्विक्शन भी हो गया, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो डेथ हो गई तो क्या 103 का चार्ज बनेगा दोबारा से या नहीं बनेगा? सर एक बार बन चुका है ना, उसी पे पनिशमेंट मिलेगा। 103 का
कन्विक्शन सॉरी 103 का ट्रायल चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर। चलेगा। तो चलेगा, हम तो चलने के बाद में जो पनिशमेंट है उसको बढ़ा दिया जाएगा 103 के हिसाब से। ना पनिशमेंट नहीं बढ़ेगा, उसका चार्ज ही वो ट्रायल ही चलेगा। अच्छा सर, जिस चीज के लिए उस पर चार्ज लगा था वो कंटिन्यू रहेगा? वो तो भाई चार्ज तो पहले केवल उस पर ग्रीवियस हार्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर का लगाना, 103 का तो लगा ही नहीं था। ठीक है, वो मर भी गया। अब वो 4 महीने बाद मर गया, 4 महीने का जजमेंट भी आ मारने गया की उसका। कोशिश की और वो कोशिश में मर गया, तो मरा तो 4 महीने बाद ना, हाँ या ना? सर 4 महीने बाद मरा तो फिर उस पे क्यों चलेगा? किसको समझ में आ रही है? देखो कोर्ट में क्या होता है, हर सेक्शन का अपना एक अलग चार्ज होता है, उसका चार्ज फ्रेम होता है, ट्रायल अलग चलता है। तो 103 का जो डेथ हुई वो 4 महीने बाद हुई, तब तक तो जजमेंट आ चुका था उसका ग्रीवियस हर्ट का अटेम्प्ट टू मर्डर का। तो 103 का तो ट्रायल चला ही नहीं उस पर। अब उस पर दोबारा से 103 का चार्ज चलेगा, वो चार्ज फ्रेम होगा दोबारा से, और फिर से ट्रायल चलेगा उसका, लेकिन 103 के लिए। औरों में तो पता है हर सेक्शन में अलग सजा मिलती है, ध्यान रखना। जी सर, मिलती सर तो है। उसने वहाँ पे उसको हत्या करने की कोशिश की थी, हत्या हुई नहीं, वहाँ पे हुई वो हत्या 4 महीने बाद, वो मर गया हॉस्पिटल में, लेकिन मरा उसी की वजह से ना, जिस चीजों की वजह से उसको घात लगा था, है ना, तो वो तो प्रूफ हो गया वहाँ पे। अरे तो उसका मर्डर का भी तो चार्ज लगाओगे नहीं लगाओगे उस पे? चलो सर जैसे उसके पास 4 महीने बाद मर्डर का चार्ज लगता है उसके ऊपर, तो अटेम्प्ट टू मर्डर की जो उस पे सजा हुई थी उसे, वो हट जाएगी या वो भी रहेगी? देखो अटेम्प्ट टू मर्डर तो रहेगी रहेगी, उसके बाद ही जी मरा है, जी। तो रहेगी रहेगी उसकी, और सजा बढ़ जाएगी अब उसकी, कम तो सर होने वाली है। सर इसी से रिलेटेड एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बस 1 मिनट। जैसे किसी ने किसी को लटकाया, उसको फांसी ठीक। के लिए लटकाया और दिखाना ये चाहा कि सुसाइड दिखा देंगे, मारने के लिए लटकाया, लेकिन कुछ कारणवश वो मर नहीं पाया, कुछ लोग वहां पे आ गए तो उसको छोड़ के भाग गए, तो उसने पहचान लिया कौन कौन था। पहचानने के बाद में मान लो कोमा में चला गया, कोमा में जाने के बाद में पहले उसने वो रिटर्न दे दिया कि ये लोग मुझे लटका रहे हैं, उनपे जो था पुलिस आई पकड़ के ले गई और जो भी चार्ज फ्रेम कर दिया। वो कोमा में चला गया, वो कोमा में चला गया जिसको लटकाया गया था, कोमा में जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो सेम केस बनेगा जैसे आपने अभी ये बताया, उसने चाकू से उससे मारा, पहले तो अटेम्प्ट टू मर्डर आएगा, है अटेम्प्ट टू ना? मर्डर चलेगा। हाँ ठीक है, कोमा में चला गया, तो एक हाँ। और अब नए भले सेक्शन ही लग जाएंगे कोमा उसको। में कोई और उसको मार के चला गया हॉस्पिटल में, हाँ लेकिन जिन्होंने उसको लटकाया था उन्हीं के खिलाफ फिर बनेगा ना वही चीज। तो उनके खिलाफ ट्रायल इसीलिए चलाया हाँ जाता है हाँ, मैडम, कि जो यही डेथ हुई है वो उसी की वजह से हुई है या किसी उसी और वजह कारण से से हुई हुई है, है। उसके लिए तो दूसरा चार्ज फ्रेम करके ट्रायल चलेगा उसका अलग से। ठीक है। जो ट्रायल जो चलेगा ना अलग से, जो ट्रायल चलेगा वो इसीलिए चलेगा, वो डॉक्टर को बुलाया जाएगा, उनका एग्जामिनेशन होगा, है ना भाई, कैसे मरा, क्यों मरा, क्या इसकी मेडिकल रिपोर्ट थी, क्या इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट थी, कोमा में मरा तो क्यों मरा, क्या इसके एक्सपर्ट ओपिनियन थे। वो इसीलिए तो ट्रायल क्या होता है, सच का सच और झूठ का झूठ निकालने के लिए ट्रायल चलता है। ये है। चलो ठीक है सर। सेकंड पार्ट, ए पर्सन इक्वेटल या convicted of any offense may be afterward trial
जब उसका ट्रायल चला था, उस ट्रायल के बाद में या तो उसको इक्विटल हो गया या कन्विक्टेड हो गया किसी भी ऑफेंस में, with the consent of the state government for any distinct offense for which the separate charge might have been made against him at the former trial of section 1 of section 243। अब वो तो देखो क्या था, उसके उसके ऊपर ना 5-7 सेक्शनों में वो लगा था, एफआईआर हुई थी। बाय मिस्टेक क्या हुआ, उसके 7 सेक्शन लगे थे, 5 सेक्शनों में उसका ट्रायल चल गया, चार्ज फ्रेम हो गया था। 2 सेक्शनों में उसका ट्रायल नहीं चला था क्योंकि चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ। हो सकता है कि उस टाइम जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होने वाले हुए ये चार्ज बनता ही नहीं है, हाँ या ना। अब इनमें या तो उसको ट्रायल हो गया, वो जो इसका 5 सेक्शनों का जो ट्रायल चला, इनमें या तो इक्विटल हो गया हो, जब इक्विटल हो गया या उसको हो गया कन्विक्शन, तो ऑफिशियली बात है स्टेट गवर्नमेंट ही जाएगा ना उसमें। अभी उसमें स्टेट गवर्नमेंट कहेगा भाई कि जी इसके 2 सेक्शन रह गए, इस पर भी ट्रायल चलाना चाहते हैं, तो कोर्ट उसको परमिशन नहीं देगा कि भाई जब तुम्हारे 5 सेक्शनों में ही तो इसका चार्ज फ्रेम हुआ था, उसी का ट्रायल हो गया, बात खत्म हो गई, अब 2 का नहीं चलेगा। तो जो प्रोसिक्यूशन है, जो पीपी साहब हैं, ये जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी, परमिशन लेगी, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेगी कि भाई जज साहब से रिक्वेस्ट करो, एप्लीकेशन लगाओ कि भाई ये 2 सेक्शन रह गए थे, इनका भी ट्रायल चलाओ, तभी चल सकता है सेपरेट उसका ट्रायल। फिर उसका उन 2 सेक्शनों का सेपरेट चार्ज फ्रेम होगा और तब उसका ट्रायल चलेगा। लेकिन डिपेंड ऑन कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होगी अब वो कि वो अलाउ करेगा या नहीं करेगा। सब सेक्शन 2 ये कहता है। बात समझ में आई या नहीं आई? 2 मिनट रुक जाओ। थर्ड पॉइंट, a person convicted of any offense constituted by any act causing consequence which together with such act constitute a different offense from that of which he was convicted may be afterward the trial for such last mentioned offense if the consequence had not happened were not known to the court have happened at the time when was convicted। जो मैंने आपको हॉस्पिटल वाला बताया था ना कि जब उस पर पहले ट्रायल चला, वो ये मैंने तीसरा वाला पॉइंट बता दिया था आपको, हॉस्पिटल वाला। जब कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया या उसको इक्विटल कर दिया या वो कर दिया, लेकिन उस टाइम पर कोर्ट को नहीं पता था कि भाई उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई है या जजमेंट तक वो जिंदा था, जजमेंट जैसे हुआ उसके 2-4 दिन बाद उसकी डेथ हो गई है, तो ऐसे केस में भी उसका क्या होता है, दोबारा ट्रायल चल जाएगा। तो ये कहता है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखो, लिखा ना, वर नॉट नो द कोर्ट एंड टू द हैपन, वो पता ही नहीं था कोर्ट को भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके साथ में, एक्यूज के साथ में, सॉरी विक्टिम के साथ में। फोर्थ, if person acquitted or convicted of any offense constituted by any act may not withstanding such acquittal or conviction be subsequently charged with the trial for any other offense constituted by the same act which he may committed if the court by which he was firstly tried was not competent to the trial the offense। हाँ, वो मैंने जो सबसे पहले बताया था, क्या बताया था कि मान लो कोर्ट ऑफ सेशन और सीजेएम साहब है, कोई सेक्शन था जिसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में चलाना था,
बट बाय मिस्टेक उसका जो उसका ट्रायल कहाँ चल गया, वो चल गया सीजीएम साहब के पास, लेकिन उसका ट्रायल चलना था कोर्ट ऑफ सेशन में। तो क्या अब जो यहाँ ट्रायल हो गया और वहाँ पे इक्विटल कर दिया या कन्विक्टेड कर दिया, तो क्या उसका दोबारा ट्रायल चलेगा, नहीं चलेगा? सर दोबारा ट्रायल चलेगा और उसमें चलेगा सेशन में, जहाँ वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है। हम सेशन की बात नहीं करते, कॉम्पिटेंट कोर्ट या जूरिडिक्शन के हिसाब से हो या उसके हिसाब से हो। हाँ जो भी ट्रायल होगा उसी के हिसाब से चलेगा वो। हाँ ठीक है, ये कहता है फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखो, ए पर्सन डिस्चार्ज अंडर सेशन 281, हमने पढ़ ही लिया था, डिस्चार्ज हो गया 281 का, कोई बात नहीं, लाओ shall not be tried again for the same offence except the consent of the court by which he was discharged or any other court to which the first mention of the court subordinate। क्या कह रहा है भाई, ये किसी व्यक्ति को 281 सेक्शन में डिस्चार्ज कर दे। वो नहीं था जो मान लो उसमें चल रहे थे हम, कोर्ट ऑफ सेशन में था ये 281, या वारंट में होगा। डिस्चार्ज तो फर्स्ट स्टेज पे ही होता है ना, जब प्रोसिक्यूशन जाता है उसको क्या होता है, नोटिस। मजिस्ट्रेट में था, मजिस्ट्रेट में, हाँ मजिस्ट्रेट में था, और वहां से क्या हुआ, उसको वहां से डिस्चार्ज कर दिया। अब देखो 498 में ही समझ लेते हैं, ये सब ज्यादा फेमस है। 498 में क्या होता है, उसमें क्या होता है, सबको माँ को, जीजा को, भाई को, देवर को, ननंद को, जिठानी को, सब के नाम लिखवा देते हैं। कुछ नामों को तो आईओ साहब ही निकाल देते हैं, इररेलेवेंट नाम होते हैं। जब कोर्ट में चार्जशीट फ्रेम होती है, चार्ज पे बहस होती है, कुछ नामों को कोर्ट से यहाँ डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, कि भाई इनके अगेंस्ट में कोई चार्ज नहीं बनता। तो ये वाला सेक्शन वो है 281, इस सेक्शन में उनको डिस्चार्ज कर दिया मजिस्ट्रेट वाले हाँ ठीक है जी। अब जब इनको डिस्चार्ज कर दिया यहाँ से, लेकिन प्रोसिक्यूशन चाह रहा है कि नहीं जी, इनमें से भी किसी इनके अगेंस्ट भी वो चलना चाहिए, ट्रायल चलना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा। कौन लगाएगा, तो इसका प्रोसिक्यूशन ही लगाएगा ना, स्टेट लगाएगा। जी सर, प्रोसिक्यूशन लगाएगा एप्लीकेशन उसमें, उसके लिए। हाँ तो भैया कोर्ट की अपनी कंसेंट ऑफ द कोर्ट होगा, जिस कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज करा है उसी की कंसेंट होगी कि उस पर जिसको डिस्चार्ज कर दिया है, ठीक है, जिसको डिस्चार्ज कर दिया है उस पर चार्ज फ्रेम करने हैं, नहीं करने हैं, हाँ या ना। जी सर वही देगा सर, वो जो देगा ना, मतलब जो सहमति देगा कि इस पे केस चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, वो देगा जिसने उसको प्रमोचित कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया केस से। लेकिन वो एप्लीकेशन कहाँ लगेगी, अपीलेंट हाई कोर्ट में लगेगी, अपीलेंट में है, अपीलांट में लगेगी ना, जो उसका वो है हायर। भाई ऑर्डर के अगेंस्ट कहाँ जाएंगे, मान लो मजिस्ट्रेट है तो सेशन में जाएंगे ना। तीसरा सेशन में जाएंगे और सेशन से तो हाई कोर्ट में जाएंगे। हाँ तो सेशन वाले क्या करेंगे, उसको कहेंगे भाई ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अब ये यदि चाहेगा तो इसका ट्रायल चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। सेक्शन 5, तो उसकी कंसेंट ली जाएगी सबऑर्डिनेट कोर्ट। फर्स्ट मेंशन, कोई भी फर्स्ट मेंशन कोर्ट है जो सबऑर्डिनेट है उसका। 6, nothing in this section shall affect the provision of 26 of the journal clause, so and so जनरल क्लॉज एक्ट, ये कोई एक्ट है पता नहीं कौन सा है, और सेक्शन 208 ऑफ दिस सही था। 208 किस चीज का था पता नहीं, देख लेना। एक्सप्लेनेशन में क्या है, द डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट और डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज इज नॉट एन एक्विटल फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन में ध्यान, ये तो हमने पहले भी बात करी थी, यदि किसी केस से किसी को डिस्चार्ज कर दिया है तो डिस्चार्ज करने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्विटल हो गया है, भाई बंदा आजाद हो गया इस केस से, उसका कोई मतलब नहीं है ना। वो केवल
उस केस में डिस्चार्ज का मतलब है अलग रखा गया है, जब मर्जी उसको बुला सकते हैं, जब मर्जी उस पर ट्रायल चला सकते हैं वो, बट कंसेंट होनी चाहिए उसकी मेंशन कोर्ट, जो उसका सबऑर्डिनेट जिस कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज करा उस कोर्ट का। या कोई हमने कंप्लेंट फाइल करी मजिस्ट्रेट के पास में और डिसमिस हो गई, तो ये मत समझो कि हमारी जो ये कंप्लेंट है डिसमिस हो गई है, यहाँ से तो बच जाएगा ना, क्योंकि अपीलेंट कोर्ट में तो हमारे पास जाने के लिए वो है ही ना रास्ता, ये चीज कह रहा है। तो ये जो गलतफहमी रहती है ना भाई, चलो केस से डिस्चार्ज हो गया, उसको दोबारा से इस पर ट्रायल नहीं चल सकता, भाई चल सकता है। हाँ, इक्विटल हो गया पूरा ट्रायल लड़ने के बाद में, फिर तो वो अपीलेंट कोर्ट ही बचता है, उसका फिर अपील की जाएगी, सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। अब इसके 6 एग्जाम्पल हैं, कल इन एग्जाम्पलों को आप लोगों से पूछूंगा, मुझे पता कोई पढ़ने वाला, सच में सर? फिर भी देखते हैं कौन पढ़ेगा। अब आसान है, केवल 337 वाला थोड़ा टफ था, कोशिश करी, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको कराया, डिटेल में नहीं गया हूँ मैं, यानी इसकी स्टोरी बहुत लंबी थी। अब बाकी आसान है। 338 338 क्या कहता है? द पब्लिक प्रोसिक्यूशन पीपी साहब या एपीपी साहब in charge of the case appear and plead without any written authority before any court in which that case under the inquiry, trial or appeal। जो पीपी साहब है या एपीपी साहब है, जो जिस कोर्ट में अपॉइंटेड होते हैं, वो किसी भी कोर्ट में अपियर हो सकते हैं, किसी भी केस को लेकर उनको किसी से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये सरकारी वकील, असली सरकारी वकील ये होते हैं, ध्यान रखना। जो गरीब गुरबा लोगों को जो वकील मिलते हैं ना लड़ने के लिए, वो सरकारी वकील नहीं होते हैं ना। वो जो कहते हैं ना, कोई गरीब आदमी है, इसके पास कोई वकील नहीं है, अपना गरीब है, इस पे केस लड़ने के लिए वकील नहीं है, तो वो कौन होगा? सरकारी वकील होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, वो होता है डीएलएसए का जी, विधिक सहायता केंद्र का होता है वो। लेकिन जो पीपी साहब और एपीपी साहब होते हैं, ये वो होते हैं जो सरकार की तरफ से खड़े होते हैं, असली सरकारी वकील ये होते हैं, ठीक है। उनको नॉर्मल भाषा में कह देते हैं हम लोग, कोई गरीब आदमी फीस नहीं देगा, जाना सरकारी वकील। एपीओ क्या होते हैं? वही ऑफिसर कह देते हैं। एपीयू भी सरकारी वकील क्या? एपीयू भी सरकारी वकील होते हैं, वो होते हैं लोअर कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो सेकंड जो मजिस्ट्रेट ट्रायल, मजिस्ट्रेट के यहाँ जो होते, मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होती है ना, उनके होते हैं एपीओ साहब, और जो पीपी साहब होते सेशन में। सर ये अलग-अलग हाँ, ये एपीओ की भर्ती अलग होती है। एपीओ जो 7 साल का हो जाता है तो उसको पीपी साहब 7 साल 10 साल इसका प्रमोशन हो जाता है, और ये टिल शुरू से लेकर एंड तक सरकारी वकील ही रहेगा। और जो डीएलएसए वगैरह के होते हैं वो केवल 2 साल के लिए होते हैं, वो तो सब कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, संविदा पे, संविदा पे होते हैं, संविदा पे 2 साल के लिए। वो पर केस पे मिलता है उनको, दिल्ली में पर केस पे 2300 रुपये मिलता है। तो यहाँ भी पर केस ही मिलता है, एक डेट का इफेक्टिव, यदि दोनों पार्टी आई हुई है तो, और यदि केवल वो गया एक पार्टी नहीं आई है तो 900 रुपये मिलते हैं। फिर मिलते हैं 2-3 महीने बाद में जाके पैसे में, तो सारे ऑर्डर ये सब लगा के देने पड़ते हैं। चलो, तो ये पीपी साहब है या एपीपी साहब है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि इनको कोई भी रिटर्न अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती है। वो किसी भी केस में जाके किसी इंक्वायरी में, ट्रायल में या अपील में जाके खड़े हो सकते हैं,
ये उनका राइट होता है, अधिकार होता है, लेकिन अपने जुरिडिक्शन के हिसाब से। अपॉइंट तो क्या किया बुलंदशहर के लिए, वो ये थोड़ी है कि आगरा में जाके खड़ा हो जाएगा वो। नहीं सर, बुलंदशहर के लिए होता और उन्हें जो केस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे उसी केस में खड़े होंगे, अदर में नहीं जाते हैं ये। थाना जो 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 थाने अपॉइंट किए होते हैं उन थानों के ही केस उस पे आते हैं, उनके आते हैं केवल। हाँ, जैसे किसी को SC ST कोड दे रखी है तो वो उसी में ट्रायल सुनेगा, बाकी किसी और में नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन ये होता है कि यदि नहीं है तो उसको दूसरे कोर्ट वाले बुला लेते हैं। वो तो वो करा देते हैं ना, उन्हें चार्ज दे देते हैं उस कोर्ट का, इस कोर्ट का चार्ज आप आज के लिए ले लीजिए, 2 दिन के लिए ले लीजिए, जब तक वो नहीं है। बस मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं जाएगा, बट इधर उधर भी आते जाते रहते हैं। हाँ, वो डीजे साहब यहाँ से हो जाता है उनका। ठीक है, डीजे साहब नहीं होता इनका, अलग होता है ऑफिस, अलग डिपार्टमेंट होता है, सारी चीजें इनकी। डीजे साहब से क्या मतलब है इनका? उसको मतलब जो कोर्ट है ना, कोर्ट का है जो वो होता है ना, सीनियर होता है, मतलब एक कोर्ट को अपॉइंट कर देते हैं ये लोग। जज से कोई मतलब नहीं होता इनका। इनका ऑफिस अलग होता है, इनका ऑफिस अलग होता है। ये देखो, ये ध्यान रखो, बेंच और बार ये दोनों अलग अलग हैं। जो पीपी साहब है ना, APP साहब और PP साहब, और हम जो एडवोकेट हैं ये इसके बार के ही पार्ट हैं हम। जी सर। अंतर क्या है, हम लोग प्राइवेटली लड़ते अपने डिफेंस में, और ये लोग सरकार के लिए लड़ते अपने डिफेंस में। जी, ये फंसाने की कोशिश करते हैं, ये जिताने की कोशिश करते हैं, मतलब बचाने की कोशिश करते हैं। जी, ठीक है, जो प्रैक्टिकली लाइफ में देखा जाए तो मोर इंटेलिजेंट जो होता है प्राइवेट वकील होता है, क्योंकि यहाँ तो जज भी, पूरा पुलिस प्रशासन, APP साहब, PP साहब, सारे उसको बेचारे को जेल कराने की सोचते रहते हैं, और एक सिंपल एक एडवोकेट बेचारा छोटा सा 500 रुपये वाला, वो उसको बचा के ले आता है उन लोगों से। तो ध्यान रखो, बार और बेंच अलग अलग होती है, उसको बेंच से कोई मतलब नहीं है, वो सब चीज उनका अलग सिस्टम होता है। इनको DM वगैरह। PP साहब का जो ऑफिस होता है, इसमें भी तो एक हायर होता है ना, जो डिसाइड करता है किसको कहाँ भेजा जाए। इंचार्ज बनाते हैं ना उसको। हाँ, क्योंकि इनका एक अलग ही ऑफिस होता है, जितने भी सरकारी वकील है सबका स्टिकर मिलता है इनको बाकायदा, इनको लिखा रहता है। है हमारे यहाँ पे है ऑफिस। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, सबसेक्शन 2, इफ इन एनी सच केस एनी प्राइवेट पर्सन इंस्ट्रक्ट हिज एडवोकेट। मैं ऐसे बता देता हूँ इसको क्या पढ़ूं मैं। देखो, ये कहता है कि भाई मान लो X है और ये Y है, X ने Y को क्या करा, ठोक दिया, लात भूसा राड वाड पेल पाल दिया, बन गया विक्टिम। ठीक, ये हो गया एक्यूज। अब वाई का केस कौन लड़ेगा? स्टेट। अब यही तो केस आएगा, स्टेट वर्सेस X आएगा। अब स्टेट की तरफ से कौन है वकील? PP साहब होंगे या APP साहब होंगे, यही होंगे ना। अब भाई वाई कहता, भाई मुझे तो सरकारी वकीलों पर विश्वास नहीं है, ये PP साहब और ये जो है इस X को बचा देंगे, X से मोटा पैसा ले लेंगे ये, और X को बचा देंगे, इसके बयान उल्टे करवा देंगे। तो ये जो Y है ना विक्टिम, भाई स्टेट की तरफ से तो PP साहब और APP साहब हैं ही, लेकिन ये जो Y एक अपना प्राइवेट वकील भी कर सकता है। जी सर, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कंडीशन है, अभी बताऊंगा कब कर सकता है वो जो प्राइवेट एडवोकेट साहब होंगे वो एक स्टेज तक केवल PP साहब को और APP साहब को असिस्ट करेंगे। असिस्ट का मतलब उनके असिस्टेंट बन के रहेंगे। जी जी। यदि कोई क्वेश्चन पूछा PP साहब ने
और लग रहा है कि उनके फेवर में है, तो ये पीपी साहब जो प्राइवेट वकील है केवल पीपी साहब से कहेंगे पीपी साहब ये वाला क्वेश्चन मत पूछो, ये इससे जब हम हार जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन पूछो, तो पीपी साहब की मर्जी है। बट इसमें भी प्योर परमिशन ऑफ द कोर्ट होगी। पहले जो है परमिशन किसकी ली जाएगी? कोर्ट की ली जाएगी। कोर्ट ने अलाउ करा तब भी वो प्राइवेट एडवोकेट वो करेगा। लेकिन वो प्राइवेट एडवोकेट की एंट्री कब होगी? वो एंट्री होगी जब एविडेंस क्लोज हो जाएंगे। किसके? प्रोसिक्यूशन के एविडेंस क्लोज हो जाएंगे, डिफेंस जैसे ही चालू होगा तब ये हो जाएगा। कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन। जी सर। जैसे ही प्रोसिक्यूशन के एविडेंस कंप्लीट हुए तो ये जो वाई है ये अपना प्राइवेट वकील को खड़ा कर सकता है। जैसे डिफेंस आएगा ना, अब डिफेंस से टक्कर लेने के लिए पीपी साहब, एपीपी साहब या इन दोनों में से कोई एक होगा और प्राइवेट वकील भी आके खड़ा हो जाएगा। ये कहता है सबसेक्शन 2 338। बात समझ में आई या नहीं आई? जी आ गई। लेकिन ये नहीं कि जैसे ही केस स्टार्ट होगा, चार्ज फ्रेम हो रहे होंगे और प्राइवेट वकील आके खड़ा हो जाएगा। जैसा मना नहीं करेंगे, वकालतनामा भी लिखेंगे, ठीक है, उसका नाम भी आएगा ऑर्डर शीट पे, दिल्ली में है तो परमिशन भी मिलेगी। लेकिन वो अपनी बातें तब रखना स्टार्ट करेगा, तब खड़ा होगा जब पब्लिक प्रोसिक्यूशन के स्टेट के एविडेंस कंप्लीट हो जाएंगे। होता भी तो है सर, कोर्ट में जो होता है जब बोलते हैं कि सरकारी वकील प्रोसिक्यूशन ने अपने एविडेंस दे दिए सारे, उसके बाद वकील प्राइवेट वकील से कहते हैं अब आप पूछ लीजिए आपको जो पूछना है, जो बताना है। हाँ, वही ठीक है जी। परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन, परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन, ठीक है जी। 339। कितने लोग मैदान छोड़ के भाग गए? क्या बात है, अभी तो है भाई सारे लोग, सभी लोग हैं। 339 ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जामिनेशन के बेस पर तो बहुत ज्यादा है। एनी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इनटू और ट्राइंग एन केस, a case may permit the prosecution to be conducted by any person other than the police officer below the rank of inspector, but no person other than the advocate general, government advocate, public prosecutor, assistant public prosecutor shall be entitled to do so without such permission। क्या कह रहा है? जब कोई मजिस्ट्रेट साहब, एनी मजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी चला रहे हैं, तो वो इंक्वायरी करते टाइम इंक्वायरी कर रहे हैं, तो इंक्वायरी जब करेंगे तो किसको वो कर सकते हैं, किससे करा सकते हैं? वो इंस्पेक्टर रैंक का जो बंदा होगा उससे नीचे होना चाहिए, उससे कंडक्ट करा सकते हैं इंक्वायरी। इनमें ये व्यक्ति नहीं होने चाहिए सारे जो हमने ये बताया था इंक्वायरी के टाइम पर। बस ये कह रहा है। इसके प्रोवाइजो में क्या लिखा है? नो पुलिस ऑफिसर शैल बी परमिटेड टू कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन इफ ही हैज टेकन पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस। हाँ जी, यदि इन्वेस्टिगेशन में वो था, उसका नाम था, तो उसको भी इंक्वायरी के टाइम में उसको नहीं लाया जाएगा, उससे इंक्वायरी नहीं कराई जाएगी और उसको प्रोसिक्यूशन में नहीं लेकर आया जाएगा। Which the accused is being the prosecuted, जिसने इन्वेस्टिगेशन की थी, कोई भी, जैसे हेड कांस्टेबल भी शामिल था, पुलिस वाला शामिल था, आईओ शामिल था, उनमें से किसी को भी इंक्वायरी के टाइम पे नहीं लाया जाएगा। ठीक है, ये है।
एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन में डू सो पर्सनली और बाय एन एडवोकेट। जब प्रोसिक्यूशन होगा, जो कंडक्ट किया जा रहा प्रोसिक्यूशन, कोई भी व्यक्ति है वो या तो खुद जाएगा या किसी वकील के साथ जाएगा इंक्वायरी के लिए। 40। ठीक है भाई, छोटा सा है। राइट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम द प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड। भाई जिसके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन चल रहा है, जो एक्यूज है, एक्यूज के पास अपने आप को डिफेंस करने का राइट है या नहीं है? जी सर, बिल्कुल राइट है, उसको अपने पसंदीदा अधिवक्ता चुनने का राइट है। और वो अपने पसंद का एडवोकेट करने का उसके पास राइट है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो वो 340 और BNSS में राइट देता है कि कोई भी जो एक्यूज पर्सन है और जो ऑफेंस उस पर लगाए गए हैं क्रिमिनल कोर्ट में, उसके अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है, इंस्टीट्यूट हुई है, तो वो अपने डिफेंड में किसी भी एडवोकेट को लाकर खड़ा करता है अपने चॉइस के हिसाब से। अपनी पसंद का एडवोकेट लाके खड़ा कर सकता है। और कभी बेबी देखकर बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, आ गई। जी सर, आ गई। 341 कहता है कि भाई है कुछ नहीं सर, कर दो कंप्लीट। 341 कहता है कि मान लो कोई एक्यूज है बेचारा, एक्यूज, और वो भाई बहुत ही पुअर आदमी है। पुअर माने बेचारा कहते हैं, वैसे गरीब भी होता है। इस गरीब व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है बिल्कुल भी। गरीब है तो पैसा नहीं होगा, गरीब तो अमीर पैसा वाला थोड़ी हो सकता है गरीब। ठीक है जी। अब ये जो गरीब आदमी है, पुअर आदमी है, अक्यूज्ड है, इसके पास अपना एक वकील खड़ा करने के लिए पैसा नहीं है जो उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके। तो ऐसे केस में जिस एक्यूज के पास में सफिशिएंट मींस का मतलब होता है पैसा नहीं है, साधन नहीं है एक वकील को इंगेज करने के लिए, तो वो कोर्ट से बोलेगा जी मेरे लिए कोई वकील कर दो। तो कोर्ट जो है 100% एक असाइन करेगा एडवोकेट को डिफेंस लड़ने के लिए। एक्सपेंस जो उसका खर्चा होगा वो सरकार देगी। जी सर। और वो जो वकील होगा किसका होगा? लीगल एड का वकील होगा। लीगल AID, लीगल एड DLS है ना, DLS जिसको कहते हैं। DLS तो दिल्ली हो जाता है। हाँ, तो UPLS है। हाँ, UPLS LA क्या हुआ? DLSA दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी एड ये हो गया। यह हो जाएगा यूपी लीगल एड। हाँ ये हो जाएगा। चलो छोड़, जो भी है ठीक है। पकौड़े खाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। अब देखेंगे भाई किस सेक्शन में ले रहे हो तुम सरकारी जो क्या नाम है DLS से वकील को। 341 में आता है भाई वो। अब उन वकीलों को कौन अप्रूवल देता है? भाई पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, तो अप्रूवल कौन देगा? हाई कोर्ट में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पहले हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से लेगा पैसा, तो स्टेट गवर्नमेंट देगी। मेक रूल द प्रोवाइडिंग फॉर एडवोकेट को सेलेक्ट करते हैं वो डिफेंस के लिए। ठीक है, DLSA के पैनल पे लेके आते हैं। पहले तो फॉर्म निकलते हैं, इंटरव्यू होता है इनका डायरेक्ट। दिल्ली में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। दिल्ली में क्या होता है, जैसे कि आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना है
तो 3 साल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, 3 साल की नहीं खाओगी तो DLSA के लिए, नहीं खाओगी तो नहीं पूछो, नहीं खाओगी तो ठीक है। फैमिली कोर्ट में जाना है शायद 5 साल की है, सेशन में जाना है शायद 5 साल की है, इतने ऑर्डर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, समथिंग ऐसे ऐसे करके दे रखा है, जो भी है रहते हैं। सबसे। अब ठीक है ना, द फैसिलिटी टू बी अलाउड द सच एडवोकेट बाहर निकाल दे। बाय द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट उसको क्या करेगा, फैसिलिटेशन, बैठने की जगह, वो सारी सुविधाएं देगा। ऑफिस वगैरह भी देते हैं DLSA वालों को, बैठने की जगह देते हैं। द फीस पेबल सच द एडवोकेट बाय द गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फीस दी जाती है। जनरली फॉर द कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द सबसेक्शन 1, वही सबसेक्शन 1 में क्या, जो गरीब गुरबा जो एक्यूज होते हैं उनका केस लड़ने के लिए होता है। तो सरकार की तरफ से तो PP साहब हो गए ना, तो डिफेंस के लिए कौन आएगा, DLSA से आएंगे। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट एज फ्रॉम such date as may be specified in the notification, the provisions of subsection 1 and 2 shall apply in the relation to any class of the trial before other courts in the state as they apply ठीक है। in relation to the trial before the court of session। क्या कहता है भाई इसका थर्ड पार्ट, द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन देती है कि कोई भी, जैसे हमें स्पेशल देखो, कोर्ट ऑफ सेशन के लिए जो DLSA वगैरह का जो होता है एक अलग से नोटिफिकेशन निकालता है कि भाई उसका ये होना चाहिए, इस कोर्ट में इसके इतने केस होने चाहिए, ये इसका इसको नॉलेज होनी चाहिए, तभी उसको उसमें लेके आते हैं पैनल पे, बस, और कुछ नहीं है इसका। उसको वो क्या नाम है उसका, ट्रायल लड़ने के लिए, कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल लड़ने के लिए ये है। इस चैप्टर में अभी कितने सेक्शन बचे हैं, अभी तो बड़ा चैप्टर है, ठीक है भाई। आज हमने दो सेक्शन करे, 3 करे। हेलो 37 38 5 करें। 5 सेक्शन, 5 आगे बढ़ना है या यहीं रहना है आज, कल क्योंकि अभी है ना बड़ा सेक्शन है तो आसान